आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो, मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं कि आप इस बार बिहार पुलिस बन रहे हो। कहीं आप 10 वीडियो देखोगे फिर भी वो कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो एक वीडियो में आपका ड्रीम डोज का कंटेंट मिलने वाला है। जब हमें पता है, ये चीज़ मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जब मुझे पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाला है तो मैं वो टॉपिक पढ़ूंगा। ये नहीं कि दिन भर आपको हर एक टॉपिक को रिवीजन करने में लगना है। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मेरा वो टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाला है। जैसे कि अगर मैं उत्तक का बात करूं, मुझे पता है स्थायी उत्तक आने वाला है प्लांट से, ठीक है, वो भी कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम एंड फाइलम, तो मैं उस पर फोकस करूंगा। बाकी उत्तक पे, बाकी टिश्यू पे मैं फोकस नहीं करूंगा। सेल चैप्टर मुझे पता है कोशिकांग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो पूछे गए हर एक चीज़ हम आपके सामने रखने वाले हैं। टोटल हमने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं? तो टोटल हमने 200 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज हम लोग 200 से आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, अगर आप ड्रीम डोज का वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप ऑलरेडी पुलिस बन चुके हो। बस रिमाइंड इतना कीजिएगा कि आप भटकिएगा नहीं। 75 टॉपिक जो दिया गया है यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, कौन सा टॉपिक है उसको पढ़ लेना है और बस PYQ का ये वीडियो देखना है। हर एक टॉपिक का हमने कोशिश किया है कि इसी PDF में इसको फिनिश कर दिया जाए। अब देखिए, क्वेश्चन एक पूछा गया था आपका कि क्या क्वेश्चन पूछा गया? क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो जीवों का आपने पढ़ा होगा जीवों का वर्गीकरण, मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तो जीवों के जो नामाकरण है, वर्गीकरण है, इसमें जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, द्विपद्धति जो दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये यहां पूछा जा रहा है। आपको इसका आंसर बताना है। अब इसको बहुत अच्छे से हमने आपको करवाया है। आप देखिए क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम मतलब क्या होता है? आपका द्विपद्धति नामकरण जो दिया गया था जंतु जगत का, वो किनके द्वारा दिया गया था? तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था, आपको याद रखना है वो किनके द्वारा दिया गया था। तो आपको याद रखना है कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस, क्या मैंने बोला? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कार्ल लिनियस। अब देखो इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनाए, मैं यही कवर कर दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बनाए कि इन्होंने एक बुक लिखा था सिस्टम नेचुरा, आपके एग्जाम में पूछा गया सिस्टम नेचुरा बुक किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है सिस्टम नेचुरा बुक जो है ये कार्ल लिनियस ने लिखा है। दूसरा मैंने आपको कराया था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब आपका जीवों का जो नामीकरण होता है द्विपद्धति वाला किसने दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस ने दिया था। और मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ टेक्सोनोमी, यानी कि वर्गीकरण के पितामह किनको कहा जाता है? तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी जो कहा जाता है, टेक्सोनोमी वर्गीकरण के पिता जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। और साथ ही मैंने आपको ये भी करवाया था, जो कार्ल लिनियस से पूछा जाता है कि जो आपका पादप जगत है उसके पिता किसको कहा जाता है? तो आप बोलोगे थियोपेरेटस, थियोपेरेटस, थियोपेरेटस। फादर ऑफ बोटनी थियोपेरेटस, थियोपेरेटस। बट अगर पूछा जाएगा फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी, मॉडर्न बोटनी, आधुनिक बोटनी के पितामह किसको कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस। तो सिस्टम नेचुरा किसने लिखा? कार्ल लिनियस ने लिखा। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्ल लिनियस ने दिखा। वर्गीकरण के पिता किसको कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनोमी कार्ल लिनियस। फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी किसको कहा जाता है? कार्ल लिनियस। याद रखिएगा। उसी प्रकार से एक आता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो आपको याद रखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो आपको याद रखना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो विटिकर ने दिया, RH विटिकर। अब देखो क्या क्या क्वेश्चंस आपके पूछे गए, ठीक है। अब कुछ जो मैं बताऊंगा उसको एकदम ध्यान से समझ लेना, यहीं से क्वेश्चंस आपके आने वाले। सबसे पहले आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सबसे बड़ा आपका जो जंतु जगत में जो सबसे बड़ा कौन सा आपका जगत है, सबसे बड़ा किंगडम कौन सा है? तो आपको याद रखना है वो है आपका ऑर्थ्रोपोडा। क्या याद रखोगे? ऑर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा आपका किंगडम है। आपको अच्छे से याद रखना है ऑर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा किंगडम है, पहला। दूसरा क्वेश्चन आपका इसी में पूछ लिया था कि कौन सा, ठीक है, कौन सा ऐसा, ठीक है, वर्ग है या किंगडम है, आप बोलोगे, ठीक है, कौन सा ऐसा किंगडम है
ठीक है, आप फाइलम बोल सकते हो। ठीक है, तो जिसका जो होता है वो अपने ऊपर क्या बोलता है, सुरक्षा के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का एक चादर बना लेता है अपना शरीर के ऊपर। तो उसमें आप क्या बोलोगे, मोलस्का। मोलस्का 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 के जितने भी होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बना लेते हैं, अपने ऊपर क्या बनाते हैं, ढाल बना लेते हैं। जैसे मोलस्का में क्या क्या आता है, ऑक्टोपस, याद रखना ऑक्टोपस। ऑक्टोपस खून का कलर क्या होता है, तो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और याद रखिएगा इसको डेविल फिश भी बोला जाता है, याद रखना। तो ऑक्टोपस को क्या बोला जाता है, डेविल फिश बोला जाता है। ऑक्टोपस कौन से फाइलम से आता है, तो मोलस्का से आता है। और घोंगा आप देखते होगे घर उर में घोंगा जो होता है लकड़ी कुरी पे चढ़ा रहता है, घोंगा जिसको स्नेल बोलते हैं। ठीक है, तो वो किस में आता है, मोलस्का में आता है। और एक दरोगा का ही क्वेश्चन पूछा गया, तो जो सीप जो हम लोग को मिलता है, ठीक है, मोती जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो मोती सीप नहीं लिखा हुआ, तो वहाँ सिर्फ सीप लिखा हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं पियर्ल। ठीक है, पियल ऑयस्टर बोलते हैं इसको, तो सीप, याद रखिएगा। और ये क्या है, ये मोलस्का है, याद रखिएगा। और मोलस्का क्या करता है, अपना शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक चादर बना लेता है, याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा एंथ्रोपोडा, सबसे बड़ा जंतु जगत में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, फाइलम कौन सा है, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा जो है आपका फाइलम वो है एंथ्रोपोडा। इसका दो पक्का याद रखना, एक होता है इसका एक जो होता है इसका आर्केनाइट्स होता है, और एक जो होता है इसका कीट वर्ग होता है। कीट मतलब इंसेक्ट। तो एक इसमें आता है, मतलब एंथ्रोपोडा में भी क्या है, दो पार्ट, एक होता है कीट वर्ग और एक होता है आर्केनाइट। हमेशा याद रखना जो आर्केनाइट्स होगा उसका 8 पैर होगा। तो आर्केनाइट्स में क्या क्या आता है, यही पूछा जाता है, मकड़ी हो गया, बिच्छू हो गया और माइट्स हो गया, याद रखना माइट्स। ठीक है, वही आपका जो कीट वर्ग में क्या क्या आता है, तो आपका चींटी हो गया, ठीक है, चींटी में एंट हो गया, फिर से मधुमक्खी हो गया, और आपका तितली हो गया, कॉकरोच हो गया, मक्खी हो गया, बीटल हो गया। जितने भी 4 पैर वाले होंगे वो आपके क्या होंगे, कीट होंगे, इंसेक्ट होंगे। ठीक है, और जो जो आपके 6 पैर वाले होंगे वो आपके इंसेक्ट होगा, मतलब 3 पैर होगा। और तो 6 पैर वाले क्या है, इंसेक्ट है, कीट है। और 8 पैर वाले क्या है, आर्केनाइट्स है। आर्केनाइट्स का बस एग्जांपल याद रख लो, बाकी जितने भी आएंगे आपको इंसेक्ट में ही आएंगे, मकड़ी, बिच्छू और माइट्स। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना, मकड़ी, बिच्छू और माइट्स आपको बस यहाँ याद रख लेना है, आपको यहाँ भी लिखा हुआ है। उसके बाद आपको याद रखना है एनिलिडा। एनिलिडा आपको पता है एनिलिडा में क्या क्या आता है, तो केचुआ आता है, जोक होता है, नेरीज आता है। तो एनिलिडा याद रखिएगा। एनिलिडा जो में उत्सर्जन तंत्र क्या का होता है, तो याद रखना उत्सर्जन तंत्र जो इसमें होता है, ये भी पूछा गया है, नेफ्रिडिया। तो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है एनिलिडा में, तो नेफ्रिडिया। और क्या क्या आता है एनिलिडा में, तो केचुआ, जोक और नेरीज, याद रखना। उसके बाद है नाइडीरिया। नाइडीरिया को हम लोग सेलेंड्रिटा भी बोलते हैं, नाइडीरिया को हम लोग सेलेंड्रिटा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आता था, तो हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, मूंगा मतलब कोरल, उसके बाद समुद्री एनोमोना। तो हाइड्रा, जेलीफिश और मूंगा एकदम पक्का याद रखना, किस में आता है, नाइडीरिया, इसी को हम लोग सेलेंड्रेटा भी बोलते हैं। इसके बाद होता है एक्नोडर्मिटा। इसमें क्या आता था, स्टार फिश, समुद्री ककड़ी, समुद्री अर्किन, समुद्री लिली, समुद्री जितना आएगा। उसके बाद स्टार फिश याद रखना, स्टार फिश, एक्नोडर्मिटा, आपका जेलीफिश, आपका नाइडीरिया, और आपका एक आता है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश कीट में आता है, याद रखना, कीट किस में आता है, एंथ्रोपोडा में। और पोरीफेरा याद रखना, स्पॉन्जी, साइकोन, स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टिला, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो पोरीफेरा। बस इतना कर लेना, और जो चीज़ मैंने आपको बताया याद रखना। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, तो एंथ्रोपोडा है। एंथ्रोपोडा में ये भी याद रखिएगा, इसमें जो क्या होता है, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, जो आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, रक्त का जो सर्कुलेशन होता है, इसमें ओपन होता है, मुक्त होता है, ओपन होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो बस इतना आप यहाँ से कर लेना जितना मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट आइए यहाँ। देखिए, उसके बाद है भारत में घरेलू बिजली, जो आपका जो घर है उसमें सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, उसमें कितना वोल्टेज आता है और कितना फ्रीक्वेंसी होता है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से आपका। और एक चीज़, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप साइंस के क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम तो आपके साइंस के ही क्वेश्चन होगा, 28 से 30 तक जा सकता है, मिनिमम आपका 25 तो रहेगा, 22 से 25। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको साइंस का इसीलिए दिख रहा है। ठीक है, हम नहीं बनाए, क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, बाकी जो है सो है। देखो, उसके बाद घर में कितना वोल्टेज आता है, तो 220 वोल्ट आता है। और फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो याद रखिएगा 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, और वोल्टेज का जो आवेश, ठीक है, तो वोल्टेज का होता है आपका, वोल्टेज का जो होता है वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्टेज का वोल्ट, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, और आपका आवेश दैट मीन्स जो आपका चार्ज होता है उसका जो होता है आपका कूलम होता है। ये सब याद रखना, सब पूछे गए, कूलम होता है।
इतने क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा ना आपको कि कुछ नया नहीं लगेगा फिर, ठीक है। तो याद रखना, घर में क्या आता है, 220 वोल्ट आता है और 50 हर्ट्ज आता है, ठीक है। और कौन सा, तो एसी करंट आता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले पूछा गया था कि एक फिगर बनाया हुआ था, उसने पूछा था क्या इसमें गलती लगा हुआ है। तो याद रखना कि एम मीटर जो होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगा होता है, पर वो फिगर में समांतर क्रम में लगा हुआ था। तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखना। तो एम मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, वोल्ट मीटर हमेशा आपका समांतर, डेट मीन्स पैरेलल में लगता है, हमेशा याद रखना। एम मीटर सीरीज में श्रेणी, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एम मीटर का जो आपका आइडियल, ठीक है, आइडियल जो आपका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है आपका, प्रतिरोध जो होता है कितना होता है। तो याद रखना, प्रतिरोध जो होता है आइडियल एम मीटर का 0 होता है, और आइडियल वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। यही अगर मैं प्रतिरोध का बात करूं, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है, तो ओम लिखते हैं, ओम ओम ओम, याद रखना, ओम रेजिस्टेंस का यूनिट, और सिंबल है इसका इस तरीके से देते हैं, ठीक है, याद रखना। अब क्या क्या पूछा गया, और देखिए अर्थ वायर क्यों लगाते हैं, पूछा गया अर्थ वायर क्यों लगाते हैं। तो शॉक, जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है उससे बचने के लिए हम लोग अर्थ वायर लगाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो अर्थ वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, प्रतिरोध। तो अगर हम तार छूते भी हैं, अगर अर्थ वायर घर में लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी से नहीं जाती, अर्थ वायर से चला जाता है। तो क्या करता है, ये शॉक से बचाता है। उसके बाद फ्यूज से क्वेश्चन पूछा गया था। फ्यूज किससे बना होता है, लीड एंड टीन से, मतलब लीड एंड टीन, सीसा और टीन से क्या होता है, आपका फ्यूज बना होता है। और हमेशा याद रखना, फ्यूज जो होता है हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। क्या में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम, डेट मीन सीरीज में लगाया जाता है। और उसके बाद आपको याद रखना है, घर में जो वायरिंग होता है वो कैसा होता है, तो समांतर होता है, डेट मीन्स आपका पैरेलल होता है। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक बार में मैंने आपका यहाँ कवर करवा दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका कि सबसे ऊंचा रेलवे पुल, क्या पूछा गया है कि सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, ठीक है, तो यह है चिनाब नदी पे बना है। याद रखिएगा, चिनाब को ऋग्वेदिक काल में क्या बोला जाता था, तो वितास्ता बोला जाता था। और याद रखिएगा, चिनाब नदी जो बेसिकली बनी है वो 2 नदियों से मिलकर बनी है, एक है चंद्रा और एक है भागा। और ये बेसिकली कहाँ, हिमाचल में चंद्रा भागा मिलती है, फिर चिनाब नदी बन जाती है। और याद रखिएगा, चिनाब नदी बेसिकली जो आपका इंडस रिवर है उसका ही आप कह सकते हो, ये आपका सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। और याद रखिएगा, सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पे बन रहा है, सबसे ऊंचा रेलवे पुल, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, ठीक है, तो राम लक्ष्मण। आपको ये हिंदी वाला देख लेना, मैं मान के चलो हिंदी तो आता है आपको, ठीक है। इंग्लिश वाला जहाँ होगा मैं वहाँ आपको हेल्प कर दूंगा। निम्न में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, तो राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण में विशेषण क्या है, कुछ इसमें कोई क्या विशेष है, एडजेक्टिव कुछ भी नहीं है, ये तो क्या है, नाउन हो गया। राम और लक्ष्मण क्या है, नाउन है, ठीक है। संज्ञा है। आक्रामक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना, आक्रामक क्रिया के क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं। कोशिका के भंडार गृह के रूप में किसे, मतलब जो कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है, सेल में ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि आपका फूड का स्टोर करता है, फूड का स्टोर करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है, रिक्त काएं। याद रखना, इंग्लिश वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसका हिंदी नहीं दिया होता, इंग्लिश में ही वर्ड्स लिखे हुए थे, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब देखो, आप जब भी मैं सेल का बात करता हूँ, सेल का, अब जितने इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में आए हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ, बस जल्दी से आप एक बार मेरे साथ रिवाइज करोगे। सबसे पहले पूछा जाएगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। आपका ब्रेन, ठीक है, जो सेल है, ठीक है, जो कोशिका है उसका ब्रेन किसको कहा जाता है, तो न्यूक्लियस को कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। और सेल में याद रखना, न्यूक्लियस जो होता है सबसे बड़ा कोशिकांग भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सुसाइडल बेग किसको कहा जाता है, कोशिका का सुसाइडल बेग किसको कहा जाता है, तो लाइजोसोम को कहा जाता है, लाइजोसोम को कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ठीक है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है, तो गोल्गी बॉडीज को कहा जाता है, गोल्गी काय को बोला जाता है। और प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है, तो राइबोसोम। और याद रखना, सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ देखो, कुछ और क्वेश्चंस आपके पूछे गए। एक पूछा गया था कि लाइसोसोम का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है डी डूबे। उसके एक बार पूछा गया था कि जो आपका जो लाइसोसोम के साथ साथ पूछा गया था एक, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किसने किया था, तो कोलिकर ने किया था। बट इसका नामकरण डिस्कवर किसने किया, कोलिकर ने, ठीक है, कोलिकर ने, ठीक है। बट इसका नामकरण किसने किया था, तो बेंडा ने किया था, याद रखिए, बेंडा ने किया था। और लाइसोसोम का डिस्कवर किसने किया था, डी डूबे ने किया था। और एक और पूछा था राइबोसोम, तो राइबोसोम का डिस्कवर किसने किया था, तो पेलाडे,
ठीक है, पेलाडे आप याद रखना, पेलाडे, ठीक है। अब जैसे मुझे याद है बस उसे उतना भी कर लोगे तो बहुत होगा, ठीक है। डी डुबे याद रखना और एमिली पेलाडे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इतना से समझ में। अब कुछ कुछ और जो मैं बता रहा हूं आप ध्यान से समझना, ठीक है। अब ऐसा पूछता है कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसका खुद का डीएनए है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पूछा गया है। तो कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिनका खुद का डीएनए होता है? तो एक है आपका हरित लवक, दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। हमेशा याद रखना क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में मिलता है, ऑप्शन दिया हुआ था कौन सा इसमें है जो सिर्फ प्लांट में मिलता है, तो क्लोरोप्लास्ट हमेशा सिर्फ प्लांट में मिलता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों में मिलता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिनका खुद का डीएनए होता है? तो क्लोरोप्लास्ट और आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। अब याद रखना एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका जो कौन सा ऐसा कोशिकांग है जहां आपका कोशिका श्वसन क्रिया होती है। तो कोशिका श्वसन क्रिया मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है सेल में, वो कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रैब साइकिल कहाँ होता है? तो क्रैब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। क्रेब साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सब अच्छे से याद रखना। कोशिका श्वसन क्रिया कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इतना याद रखना कम से कम काफ़ी है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि भारत में कौन सा क्षेत्र, कौन सा, सिंपल है कि भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है, काम करने वाले मतलब श्रम जो है सबसे ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, सबसे ज़्यादा लोग उसमें काम करते हैं। ये है आपका प्राथमिक क्षेत्र। आप देख लो, प्राथमिक क्षेत्र इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आप मान सकते हो। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्सरी क्या है? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र वो होगा जो नेचर से हमें मिलता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? जिसमें हम लोग ऐसा काम कोई कर रहे हैं जो कि नेचर से रिलेटेड है, जैसे कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये नेचर से रिलेटेड है। माइनिंग कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, ये भी नेचर से कुछ ले रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री मतलब मछली पालन हो गया, आपका पशु पालन हो गया, ये सब जो है आपका नेचर से रिलेटेड है। तो ये प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या होगा? जो भी प्राइमरी चीज़ है उसको हम लोग फिर से कुछ बनाने के लिए, जैसे गेहूँ एग्रीकल्चर से मिलता है, तो अब वो बिस्किट कैसे बनेगा? मैन्युफैक्चरिंग में। तो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री रिलेटेड जितना भी चीज़ होगा, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जितना भी चीज़ होगा, सेकेंडरी में आएगा। और टर्सरी में क्या आएगा? तृतीयक क्षेत्र में देखो सर्विस सेक्टर जो सिर्फ सर्विस देगा, जैसे कि हॉस्पिटल सर्विस देता है, होटल सर्विस देता है, ठीक है। ये सब जितने भी हैं आपके सर्विस, तो जितना भी सर्विस सेक्टर होगा टर्सरी में आएगा, आप कभी आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बिहार में कौन सा सूफी संप्रदाय? देखो सूफी संप्रदाय और आपका एक जो है भक्ति आंदोलन है, सूफी आंदोलन, देख लेना इसको, ठीक है। ऊपर ऊपर से देख लेना, 1 से 2 क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि पूछे गए। तो फिरदौसी आपको पूछा जाएगा कि होगा तो मैं शॉर्ट नोट्स आपको इसमें ही आपका अटैच कर दूंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बिहार में कौन सा सूफी संप्रदाय अधिक लोकप्रिय है? तो आपको याद रखना है फिरदौसी संप्रदाय, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला, उस समय का महिला हेलीकॉप्टर पायलट, तो ये करंट में मैंने आपको बताया है। जितना भी ओमेन्स वाले, पहला ओमेन किसने क्या किया है? तो लेफ्टिनेंट अनिमिका भनोत, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो गौर, ठीक है, गौर। अब देखो बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 22 मार्च को बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गोरैया, गोरैया, स्पैरो। स्टेट एनिमल क्या है? तो गौर, ठीक है, ये बैल की तरह होता है, ठीक है। और स्टेट एम्बलम मतलब स्टेट का सिंबल क्या है? तो बोधि ट्री होता है और दोनों तरफ से क्या होता है? आपका स्वास्तिक सिंबल होता है। स्टेट का लैंग्वेज क्या है? तो पहला लैंग्वेज स्टेट का जो राज्य का है वो हिंदी है और दूसरा क्या है? आपका उर्दू है। आपको अच्छे से ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। कैपिटल क्या है? पटना है, याद रखना है। औद्योगिक कैपिटल क्या है? औद्योगिक राजधानी क्या है? तो बेगूसराय है, आपको अच्छे से याद रखना है। पहला प्रेसिडेंट रूल कब लगा था बिहार में? ये भी पूछा गया था, तो 1968 में लगा था। पटना हाईकोर्ट कब फॉर्म हुआ? तो 1916 में हुआ। बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। बिहार का नाम अलग अलग जगह जितने क्वेश्चन पूछे गए मैंने कंबाइन करके लिख दिया है, तो आपको फिर उससे बाहर आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक बार बिहार स्पेशल का 2 वीडियो मैंने डाला है, वो देख लेना, उससे बाहर कुछ नहीं, 7 से 8 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो बिहार का फर्स्ट सीएम श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। इनको बिहार केसरी भी बोला जाता है और श्री बाबू भी बोला जाता है। तो बिहार केसरी किसको कहा जाता है? आपको बिहार के फर्स्ट सीएम कौन है? श्री कृष्ण है। कौन है आपके बिहार के फर्स्ट सीएम? कौन है? तो श्री कृष्ण है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके बाद है आपका
कि फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर, पहला याद रखना कि पहले सीएम और उसके बाद पहला गवर्नर, बिहार का पहला गवर्नर आज़ादी के बाद कौन थे? तो दौलत राम, दौलत राम। और एक पूछा गया था कि सबसे पहला गवर्नर कौन था जब बिहार और जो उड़ीसा संघ में था? तो डेविड सिम्पसन, डेविड सिम्पसन, ठीक है, डेविड सिम्पसन। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने आपको करवा दिया, कुछ भी बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। संविधान, देखो एक संविधान सभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे गए यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से। तो संविधान का जो प्रारूप समिति था, ठीक है, उसका गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा, जो संविधान सभा का जो प्रारूप समिति था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, कि ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म इन विच ईयर, ठीक है, तो आप बोलोगे 29 अगस्त। यही मुझे लग रहा था, यहाँ कुछ ये प्रॉब्लम है, ये 28 नहीं 29 होना चाहिए, ठीक है। 29 अगस्त को ये फोन हुआ था 1947 में, 29 अगस्त को। इसमें टोटल मेंबर कितने थे? 7 थे। और इसके चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर को मिला के टोटल जो इसमें मेंबर कितने थे? तो आपको याद रखना है टोटल मेंबर इसमें 7 थे। कितने थे? टोटल इसमें 7 थे। आपको याद रखना है प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को, टोटल मेंबर इसमें 7 थे, जिसमें कि चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। अब एक चीज़ आपको समझना है कि जब संविधान सभा बना था, ठीक है, जब संविधान सभा बना था तो उसमें बहुत सारी कमेटी बनी थी, जिससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जिसको मैंने आपको ट्रिक से भी करवाया है। बट अभी ट्रिक नहीं जाएंगे, अभी डायरेक्टली हम लोग सिर्फ रिवाइज करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि संघीय संविधान समिति हो गया, संघीय शक्ति समिति हो गया, ये जवाहरलाल, तो मैंने क्या बताया? जवाहर, ठीक है, जवाहरलाल। तो संघीय, घी खाओगे तो एकदम जवान रहोगे। आप अभी उस पर नहीं जाएंगे, तो संघीय आएगा जहाँ, देखिए संघीय संविधान समिति जवान रहोगे, घी खाओगे, तो संघीय में आ रहा है घी, संघीय घी। तो देखो संघीय शक्ति जवाहर, संघीय संविधान समिति जवाहर, संचालन समिति, संचालन कौन करता है? राजा करता है, तो संचालन समिति आपका राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति, तदार्थ झंडा समिति, याद रखने का, झंडा समिति का जो एडहोक समिति था, तदार्थ मतलब होता है एडहोक, तो एडहोक झंडा समिति, झंडा किसका लगेगा? राजा का लगेगा, ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और संचालन कौन करेगा? राजा, तो राजेंद्र प्रसाद। और प्रक्रिया किसके हिसाब से चलेगा और नियम किसके हिसाब से? तो राजा। तो प्रक्रिया और नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, और तदार्थ झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भीमराव अम्बेडकर, ये सब चेयरमैन थे, ठीक है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय आपको सबको पता है, पूरे प्रांत को किसने मिलाया था? ठीक है, सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार प्लस आपका अल्पसंख्यक एवं जनजाति, ठीक है, अल्पसंख्यक एवं जनजाति, जो आपके इनके लिए भी जो कमेटी बना था उनका भी यही था। तो आप सबसे पहले आपको प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, आपका मौलिक अधिकारों की समिति वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, मौलिक अधिकारों का वल्लभ भाई पटेल, और उसके बाद याद रखिएगा अल्पसंख्यक एवं जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति, ये भी आपका वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और सदन हाउस समिति, तो हाउस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए था? पट्टा चाहिए होता है, तो पट्टाभी सीतारामैया। बस इतना कर लेना, आपको इससे ज़्यादा नहीं करना है। और जैसे कि मैंने ड्राफ्टिंग कमेटी बताया, ठीक है, तो यही मैं बताऊँ, यहाँ 28 अगस्त कैसे हो गया था पता है? 29 अगस्त को क्या हुआ था? ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। टोटल 7 थे अध्यक्ष को मिला के। कौन कौन थे? मैंने कैसे याद करवाया था? कृष्णा का नाम आएगा, गोपाल आ गया, कृष्णा भगवान, गोपाल स्वामी अयंगर, और 2 मुस्लिम नाम भी आपका यहाँ आएगा, ठीक है। एक है आपका कृष्णा, तो ये हो गया गोपाल, ये हो गया कृष्णा, और ये होगा के एम मुंशी, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद सदैतुल्ला, ठीक है, बी एल मित्रा, और आपका डीपी खेतान। इसमें बाद में कुछ लोग मर जाते हैं, उसके जगह 2 लोग नए आते। बट याद आपको क्या रखना है, उतना डिटेल नहीं पूछा, आपको बस इतना याद है कि कब फॉर्म हुआ, 29 अगस्त 1947। चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। टोटल मेंबर कितने थे? तो 7 थे। इसके 7 मेंबर पूछा जाएगा इसमें से कौन सा नहीं था, तो गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर है ये, ठीक है, के एम मुंशी, मोहम्मद सदैतुल्ला, उसके बाद आपका बी एल मित्तर और डीपी खेतान। बस इतना आपको यहाँ याद। अब कुछ संविधान सभा से हम लोग कुछ देख लेते हैं, जो कि आपका सबसे पहले संविधान सभा का पहला मीटिंग कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1946 के हुआ था। लास्ट मीटिंग कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1946 को हुआ था, ठीक है। टेम्पोररी प्रेसिडेंट, ठीक है, किसको सबसे पहला प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था संविधान सभा का? तो आपको याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा को। बट परमानेंट प्रेसिडेंट किनको बनाया जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को, याद रखिएगा। और जो ये जो आपका
ये संविधान सभा था, इसमें प्रस्तावना उद्देशिका लाया गया था। तो उस मतलब प्रस्तावना का उद्देशिका, रेजोल्यूशन लाया गया था प्रस्तावना का, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, प्रस्तावना का उद्देशिका जो लाया गया था, ठीक है, वो कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, ठीक है। और ये पास कब हुआ था? तो आपको याद रखना है पास कब हुआ था। ये 9 जनवरी नहीं होगा, 9 जनवरी, 24 जनवरी, ये 9 दिसंबर होगा, ये 9 दिसंबर होगा। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। फिर से आपको 13 दिसंबर 1946 को क्या होता? आपका उद्देशिका प्रस्ताव जेएल नेहरू के द्वारा लाया जाता है, जो कि 22 जनवरी को क्या होता है 1947 में ये पास हो जाता है। तो जो लिखा हुआ है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो ये 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में हुआ था, अच्छे से आप याद रखना, ठीक है। और जो आखिरी था 24 जनवरी 1946 मैंने फिर यहाँ लिख दिया है, ये 1950 होगा, ठीक है। कहीं अगर ऐसा हो जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आप कमेंट कर लेना, ठीक है। तो 1950 में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। कैसे पॉसिबल होगा? देखो, जब दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ है तो 24 जनवरी 1946 को ही कैसे खत्म होगा? देखो, उसके बाद संविधान आपको याद रखना है, जो संविधान सभा ये जो बना था, ठीक है, इसके किसके अंदर बना था? तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन के अंदर बना था। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो मार्च 24 को आया था 1946 को। टोटल टाइम कितना लगा था संविधान बनाने के? तो 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, संविधान सभा में जो लोग चुन के आए थे, हर 10 लाख पे एक टिकट मिला था, ये भी चीज़ याद रखना है। और कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? अच्छे से याद रखना, पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। बहुत बार छप चुका है कि इसमें से कौन सा नहीं आया था, दरोगा में भी बहुत बार। तो पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफन क्रिप्स और BR अलेक्जेंडर, ठीक है। फिर से पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफन क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, ये हो गया। जो टॉपिक है उधर ही हम लोग फिनिश करते हुए जाएंगे, ताकि फिर आपको बाहर से कुछ पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े, और इतने क्वेश्चंस कर लेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, बिहार में क्वेश्चन ये पूछा था कि बिहार में, ठीक है, महिलाओं को जो पंचायती राज है उसमें कितना % का आरक्षण मिला हुआ है। बहुत अच्छे से आपको करवाया हुआ है कि जो बिहार में जो है, ऐसे अगर देखा जाए, ठीक है, कि 243D, अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आरक्षण जो प्रोवाइड किया गया SC ST महिलाओं के लिए आपका पंचायती राज सिस्टम में कौन से अनुच्छेद में? तो 243D में प्रोवाइड किया गया है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पूछा है कि बिहार में, क्या पूछा है कि बिहार में आपको अच्छे से याद रखना है कि बिहार में महिलाओं को कितना % आरक्षण है? तो 50% है। और 243 में बताया गया कि कम से कम 1/3, मतलब कम से कम आपका 33% तो रिजर्वेशन इनको मिलना ही चाहिए। पर बिहार पहला राज्य था जिसने 50% दिया था, 2006 से ये चला हुआ रहा है। अब जल्दी से देखिए, पंचायती राज किस अनुच्छेद में है? तो 40 में है। इनको संवैधानिक दर्जा किससे मिला? तो 73 अमेंडमेंट 1992 से मिला, 73 अमेंडमेंट 1992 से मिला, ठीक है। बट ये इम्प्लीमेंट कब होता है? 1993 में होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि संवैधानिक अधिकार जो मिला तो 73 अमेंडमेंट 1992, ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लगा था? नागौर जिला राजस्थान, ठीक है, नागौर जिला राजस्थान, बगदरी गांव में लगा था। महत्वपूर्ण पंचायती समिति याद रखना, बलवंत राय मेहता, इनको भारत का पंचायती राज समिति का वास्तुकार कहा जाता है, आर्किटेक्चर कहा जाता है, या आपका फादर ऑफ इंडियन पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम के जो भारत में जो पितामह किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को 1957 में आया था। इन्होंने 3 टायर सिस्टम का कंसेप्ट दिया था। अशोक मेहता 1977, इन्होंने 2 टायर का कंसेप्ट दिया था कि 2 लेवल पे बस पंचायती राज होना चाहिए। और LM सिंघवी समिति, इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो आपका पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए। अशोक मेहता से ये भी याद रखिएगा, जो न्याय पंचायत का जो शुरुआत किया गया था अशोक मेहता समिति के रिकमेंडेशन पे ही किया गया था। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि जब ये लगाया गया था सबसे पहले आपके राजस्थान में, तो उस समय PM कौन थे? तो JL नेहरू, याद रखिएगा। और 243 रिजर्वेशन दिया गया है आपका 243D में, आपका वोमेन SC और ST के लिए दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। जो विनियोग विधेयक होता है उसका दूसरा नाम क्या है? जिसमें जो आपका जो विनियोग विधेयक मतलब होता है एप्रोप्रिएशन बिल, ये आई थिंक मैंने नोट्स में आपका लिखा हुआ होगा, जो मेन जो PDF था आपका, ठीक है,
एक दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे तो उसका भी हमने तोड़ निकाला है जो मेन पीडीएफ में होगा। तो एप्रोप्रिएशन बिल को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, तो व्यय विधेयक या आपूर्ति विधेयक, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर बिल या सप्लाई बिल। तो पूछा गया था कि जो आपका विनियोग विधेयक उसको दूसरा हम क्या कहते हैं उसको, तो हमने आपको बताया था कि एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है। आर्टिकल 114 में बताया गया, इसमें ये बताया गया है, क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो सरकार जो है, ठीक है, जो फंड जो निकालेगी, जो सरकार जो है आपका फंड जो निकालेगी, सरकार जो है फंड जो निकालेगी आपका संचित निधि से, ठीक है, वो एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू ही निकालेगी। एप्रोप्रिएशन बिल अगर पास हो गया तो 114 आर्टिकल के थ्रू वो क्या करती है, आपका संचित निधि से निकाल लेती है क्या, फंड, याद रखना। उसके बाद ये देखो इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके बहुत ही अच्छे आएंगे और बहुत ही इजी आएंगे, तो आप कर लोगे। बेसिक देखो, द रेन कम्स फ्रॉम, आप जिसको नहीं आता है वो तो गुल, बट ये बेसिक है। अगर आपने थोड़ा भी इंग्लिश पढ़ा है, द रेन कम्स फ्रॉम, यहाँ क्या क्या हो सकता है, ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है, बट क्या है, फ्रॉम आता है, ठीक है, ऊपर से आ रहा है। द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड, ठीक है। सुपरलेटिव और पॉपुलर, पॉपुलर का सबसे सुपरलेटिव क्या होता है, तो मोस्ट पॉपुलर, पॉपुलेस्ट मत कर देना, ठीक है। उसके बाद यूज द करेक्ट वर्ड फास्ट, यू स्पीक सो फास्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, सिंपल है, यहाँ फास्टेस्ट थोड़ी आएगा, यू स्पीक सो फास्टेस्ट, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो एक बार पढ़ोगे तभी भी समझ में आएगा। यू स्पीक सो फास्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, दे विल हैव बीन रिटिंग। अब देखो ये आपका टेंस का है, हमने आपको बताया क्या क्या इंग्लिश में पढ़ना है, प्रीपोजिशन, ठीक है, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद आपका टेंस। बाकी अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो एक दो दिन में आप अपना वोकैब जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, ये कौन सा टेंस है ये पूछा है। दे विल हैव बीन राइटिंग देयर लेटर, आइडेंटिफाई दी, देखो तो राइटिंग आ रहा है तो ये तो समझ में आ गया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। और दे विल मतलब आ गया फ्यूचर होगा, और हैव बीन भी दिया है, दैट मीन्स परफेक्ट भी होगा, बस इतना तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्तमान में भारत का कुल खाद्यान्न, ये आपका करंट से क्वेश्चन था। अब यहाँ देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, ये 2024 वाला था, पर 2025 में मैंने कर दिया। प्लीज़ इंपॉर्टेंट डेज का मैंने डाल दिया है वीडियो, 2 क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे, आप देख लेना। 2 फोल्डर आपका बना हुआ है, एक बिहार पुलिस क्लास का और एक बना हुआ है बिहार पुलिस आपका PYQ एनालिसिस, मतलब प्रीवियस ईयर एनालिसिस, एक फोल्डर बना हुआ है और एक बना हुआ है बिहार पुलिस क्लास का। अब देखो 2025 का अगर हम लोग बात करें तो इस बार था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन था आपका पर्यावरण दिवस का। पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 5 जून को अच्छे से। विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस कब मनाते हैं, तो 21 मार्च को। और विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को। विश्व जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी कब मनाते हैं, तो आपका 22 मई, ये 22 मार्च है, ये 22 मई है। इस बार का थीम पक्का याद रखना, 2025 का क्या है आपका वाटर डे का थीम क्या है, प्रिजर्व ग्लेशियर, अच्छे से याद रखना सब थीम, ठीक है। पूर्वी घाट सबसे ऊंची चोटी, देखो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पूरे भारत का 1 से 1.5 पेज में आपका ज्योग्राफी में पूरा अच्छे से दिया, प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है, जितनी भी चोटियाँ हैं, ठीक है। तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, ठीक है, तो यहाँ दिया है महेंद्रगिरी। अगर जिंदागरी अगर वहाँ नहीं दिया हुआ है तब आप मारना महेंद्रगिरी आप मार देना। उसके बाद बोले कि हाईएस्ट पीक, अगर हम लोग पश्चिमी घाट का बात करें या पेनिनसुला प्रायद्वीपीय भारत का बात करें या दक्षिण भारत का बात करें, कुछ भी आए, ठीक है, आपका वेस्टर्न घाट आ जाए, पश्चिमी घाट आ जाए, प्रायद्वीपीय भारत आ जाए या दक्षिण भारत आ जाए, सबसे ऊंचा चोटी कौन है उसका, तो अनायमुदी है, जिसका हाइट है 2695 मीटर, याद रखना। और दूसरे नंबर का कौन है दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी, तो डोडा बेटा, याद रखना। CO2 क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस है, मैंने बताया था ग्रीन हाउस गैस से कंफर्म क्वेश्चन रहेगा, देख लो ग्रीन हाउस गैस क्या क्या है। CFC, CO2, वाटर वेपर, N2O, CH4 क्या है, मीथेन, N2O क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर क्या है, जलवाष्प, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CFC, याद रखना अच्छे से। यहाँ याद रखना H2O भी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसको मार्क मत करना, दरोगा में आ चुका है क्वेश्चन, N2O को मार्क करना। स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण, मैंने बता दिया। बिहार विभूति किसको बोला जाता है, अनुराग नारायण को। इनको क्या बोला जाता है, बिहार केसरी। अब यहाँ आ जाइए, स्वतंत्रता के बाद मतलब स्वतंत्रता के बाद जो पहले गवर्नर कौन थे, मैंने बता दिया, जयराम दौलत राम। यहाँ दिया A = 100, B = इतना है, तो X = कितना होगा। यदि ये
यदि ये त्रिकोण है बेसिकली, ठीक है, त्रिकोण दिया होता है मतलब ट्रायंगल है, तो ए इतना है तो बी इतना है, तो एक्स कितना होगा, अगर इस तरीके से मैं बना देता हूँ आपको, ठीक है, इस तरीके से बना देता हूँ, तो त्रिकोण का कोण का कितना 180 होता है, तो ये तो एक्स कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, फिर तो ये त्रिकोण ही नहीं बन पाएगा। तो खैर ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, देख लेंगे। जिस तरह सूट का संबंध हाथी से है, उसी तरह थैली का संबंध किससे है? सिंपल है, कंगारू के पास क्या होता है, थैली होता है, और ये क्या है, हाथी। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के बाद परिवहन, अब सिंपल आपको पता है, जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो खाना बनता है, पत्ते में खाना बनता है, और वो खाना पूरा का पूरा प्लांट में जाता है, किसके थ्रू जाता है, तो फोइलम के थ्रू। याद करो, हमने बताया था आपको कि फोइलम जो कि क्या करता है आपका, ये क्या है, फोइलम और जाइलम क्या है, फोइलम और जाइलम ये उत्तक है भाई, ठीक है, उत्तक है, क्या है, फोइलम और जाइलम क्या है, ये उत्तक है, क्या है आपका, फोइलम और जाइलम क्या है, ये उत्तक है, क्या है, फोइलम और जाइलम क्या है, ये उत्तक है। कैसा उत्तक है, स्थायी उत्तक है, स्थायी, स्थायी में भी कैसा, जटिल स्थायी उत्तक है। बस आपको पढ़ना है जाइलम, फोइलम, स्क्लेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखो फोइलम क्या करता है, आपका फूड ले जाता है, क्या ले जाता है, फूड ले जाता है, ठीक है। और जो आपका नहीं सॉरी फोइलम, फी फॉर फोइलम, फी फॉर फूड, तो फूड कौन ले जाता है, फूड क्या बनता है, तो आपका बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या, ग्लूकोज बनता है, मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ फिर से देख लेते हैं, आपका जो फोइलम है ये फूड ले जाता है, याद रखिएगा। और जाइलम क्या लेता है, जल, 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 तो जल, जाइलम जल, वाटर और खनिज जो है पूरे कौन सर्कुलेट करता है, जाइलम। और फूड कौन को सर्कुलेट करता है, मतलब ग्लूकोज कौन सर्कुलेट करता है, आपका फोइलम। फोइलम का पार्ट क्या होता है, याद रखना, ये दरोगा में पूछा जा चुका है। सिप ट्यूब, कॉम्पिनियन सेल एंड फोइलम फाइबर। फोइलम फाइबर मतलब होता है जंतु, तो सॉरी, फोइलम फाइबर मतलब होता है आपका जाइलम, जाइलम जैसे कि यहाँ जाइलम फाइबर है, तो यहाँ क्या है, फोइलम फाइबर है, तो जाइलम फाइबर को हम लोग बोलते हैं जाइलम तंतु, तो फोइलम फाइबर को क्या बोलेंगे, फोइलम तंतु। वो नहीं पूछा जाएगा, यहाँ रहेगा सिव ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल, याद रखना। सिव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल किसका पार्ट है, सिव ट्यूब मतलब होता है छलनी तत्व, और कॉम्पेनियन सेल मतलब कॉम्पेनियन सेल, ठीक है। तो सिव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल जो होता है फोइलम का पार्ट होता है, और जो ट्रेकाइट एंड वेसल जो होता है आपका जाइलम का पार्ट होता है। एकदम रट लेना ये, ठीक है। ट्रेकाइट्स को हम लोग बोलते हैं वही निकाय, और वेसल को बोलते हैं वही काय, ठीक है। और ये जाइलम तंतु तो होता ही है इसमें, तो एकदम अच्छे से ये देख लेना, कंफर्म है यहाँ से। अब प्रकाश संश्लेषण का हम लोग थोड़ा बात करते हैं। अगर हम लोग प्रकाश संश्लेषण का बात करें, ठीक है, तो याद रखना कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, पहला क्वेश्चन याद रखना। प्रकाश संश्लेषण क्या है आपका, प्रकाश संश्लेषण में जो पिगमेंट होता है वो कौन सा है, तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण में जो पिगमेंट होता है ये भी पूछा जा चुका है, तो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, तो वो होता है आपका मैग्नीशियम होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक जो उत्पाद होता है, प्राइमरी प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, आपका ग्लूकोज होता है। और एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछ लिया गया था कि सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा रूप क्या है, तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज को फिर से इथेनॉल में कैसे चेंज किया जा सकता है, तो जाइमेस एंजाइम के थ्रू। और जो भी पत्ते पे रोशनी जो पड़ता है सूर्य का, वो कितना परसेंट पत्ती जो है वो ग्रहण कर पाता है, तो 1% ही पत्ती जो है पूरा सोलर एनर्जी का ग्रहण कर पाता है। और याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण किस टाइप का आपका क्रिया है, तो याद रखिएगा ये इंडोथर्मिक है, मतलब ये उष्मा शोषी है, एनर्जी लेता है, क्या है, उष्मा शोषी है, और रिडॉक्स रिएक्शन है, याद रखिएगा। तो इंडोथर्मिक और रिडॉक्स रिएक्शन है, और फॉर्मूला आप याद रखना इसका, ये भी याद रखना 6CO2 6H2O, ठीक है। और यहाँ होता है आपका क्लोरोफिल और सनलाइट, यहाँ बनता है C6H12O6 प्लस 6O2। प्लीज़ ये इक्वेशन याद रखना, किसी भी साइड से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रहेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि का सबसे तेज गति किस में होता है, तो सॉलिड में होता है। तो अब ध्वनि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जितना हमने यहाँ पॉइंट्स लिख दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको बस उतना ही करना है। देखिए सबसे पहले ध्वनि क्या है कि यांत्रिक तरंग है, क्या है, यांत्रिक तरंग है, दैट मीन्स मैकेनिकल वेव है, मतलब ये निर्वात में गमन नहीं कर पाएगा। हमेशा याद रखना जो आपका जो साउंड है, साउंड जो है आपका एक यांत्रिक तरंग है, एक मैकेनिकल वेव है, ये निर्वात में गमन नहीं कर पाएगा। बट जो आपका लाइट है, जो लाइट क्या होता है, एक आपका वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए वो निर्वात में गमन कर सकता है। पहला याद रखना जो आपका जो साउंड है वो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में ट्रेवल करता है, तो सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। उसके बाद याद रखना साउंड जब अगर सॉलिड में ट्रेवल करता है, ठोस में, तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रास्थ
दोनों तरीके से ट्रेवल करेगा, अनुदैर्घ्य और अनुप्रास्थ दोनों तरीके से ट्रेवल करेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, किसमें, अनुदैर्घ्य और अनुप्रास्थ दोनों तरीके से। बट अगर लिक्विड और गैस में करता है तो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में ट्रेवल करेगा। ये भी क्वेश्चन आपका आया था, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज कर गए थे। तो सॉलिड में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों, अनुदैर्घ्य और अनुप्रास्थ दोनों, बट अगर लिक्विड और गैस में बोलेंगे तो सिर्फ आपको याद रखना है अनुदैर्घ्य, ठीक है, ओनली लॉन्गिट्यूड। साउंड ट्रेवल डिफरेंट याद रखिएगा, ये चीज़ मैंने बता दी, सबसे पहले सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, ठीक है। साउंड का जो एम्पलीट्यूड होता है, जो आयाम जो होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो जितना जोर से वो वाइब्रेट करेगा, जितने जोर से उसमें कंपन होगा, क्योंकि कंपन ही, याद रखिएगा, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो कंपन से, वाइब्रेशन से। तो जितना जोर से वाइब्रेशन होगा वो साउंड प्रोड्यूस होगा, उसका, उस साउंड का उतना ही आयाम होगा, याद रखना। याद रखना साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो कंपन से होता है, ठीक है। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के कारण क्या होता है, आपका कंप्रेशन होता है, रेयरफेक्शन होता है, जिसके कारण ये होता है। साउंड का जो तीव्रता होता है वो किस में नापा जाता है, तो डेसिबल में नापा जाता है। अगर किसी भी साउंड, कोई भी एक साउंड है जो कि सिंगल फ्रीक्वेंसी, एकल फ्रीक्वेंसी का है, तो एकल आवृत्ति का है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोन। इसलिए बोलते हैं ना, अगर एक ही टोन में बोल रहे हो, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी में बोल रहे हो, तो एक ही फ्रीक्वेंसी वाले जितने भी साउंड होते हैं उसको हम लोग टोन बोलते हैं, याद रखिएगा। साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू, और ऐसा याद रखिएगा, एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही आवृत्ति वाले जो साउंड होंगे उसको हम लोग टोन बोलेंगे, और डिफरेंट आवृत्ति वाले जो साउंड होंगे उसको हम लोग नॉट बोलेंगे, याद रखना, ठीक है। ऑडिबल रेंज क्या होता है, ह्यूमन कितना तक सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। और जो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं, और 20 हर्ट्ज से जो ज़्यादा होता है उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक और प्रासरव्य तरंग, इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा कि जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी क्या है, तो वो है बैट, ठीक है, चमगादड़। तो चमगादड़ जो अपना जो इंसेक्ट पकड़ता है, जो अपना खाने वाला जो इंसेक्ट पकड़ता है, वो कैसे पकड़ता है, तो प्रासरव ध्वनि छोड़ता है। ये चीज़ याद रखिएगा, उससे टकरा के आता है। तो इतना कम से कम आप साउंड में यहाँ से याद रखोगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी साउंड में सब यहाँ लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन आपका पूछा था आई से, नेत्र गोलक का व्यास क्या होता है। व्यास मतलब होता है आपका डायमीटर, व्यास मतलब क्या होता है, डायमीटर। जो जहां टॉपिक मिला उधर ही खत्म, ठीक है। तो नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो आपको याद रखना है, नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, 2.3। अब याद करो मैंने क्या क्या क्वेश्चन आपको करवाया था। सबसे पहले नेत्र गोलक का जो कितना होता है, व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप बोलोगे कि जो नेत्रक जो होता है, आई की स्टडी को, अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्थोमोलॉजी कहते हैं। आई में कौन सा लेंस होता है, तो आप बोलेगे अवतल उत्तल लेंस होता है। कौन सा, उत्तल लेंस होता है, डेट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस होता है। बोला जाएगा कि जो फोकल दूरी है, आई का जो फोकल दूरी है उसको कौन कंट्रोल करता है, एडजस्ट करता है, बहुत बार पूछा गया है। तो फोकल दूरी को सिलेरी मसल के द्वारा। जो पावर ऑफ लेंस जो होता है, लेंस का जो पावर होता है, आंख में जो आपका लेंस लगा हुआ है या चश्मा में जो लेंस दिया, उसको कौन सा यूनिट क्या है, किस यूनिट में वो मेजर किया जाता है, तो डायोप्टर। और याद रखना, आपको पावर निकालने भी आ सकता है, तो पावर इक्वल टू होता है 1/f। तो f का वैल्यू दिया होगा फोकल दूरी का, आप पावर निकाल लेना। और हमेशा याद रखना f जो होता है हमेशा मीटर में होता है, तो मीटर में नहीं दिया होगा, सेंटीमीटर में दिया हो तो पहले मीटर में चेंज कर लेना। तो पावर ऑफ लेंस निकाला जाता है P इक्वल टू 1/f, और पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर, याद रखना। जो उत्तल लेंस होता है वो हमेशा याद रखना, उत्तल लेंस जो होता है वो हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा, वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड बनाएगा। और हमेशा जो इमेज जो बनता है वो कहाँ बनता है, प्रतिबिंब, वो रेटिना पे बनता है। अगर आपको बीमारी नहीं है तो, अगर बीमारी है तो आगे पीछे बन सकता है, नॉर्मल केस में रेटिना पे बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आंख का कौन सा भाग हम लोग डोनेट करते हैं, बोलते हैं ना आंख दान महादान, तो कौन सा, कॉर्निया करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंख का सबसे दूर देखने का क्षमता कितना होता है, अगर आपका आंख सही है तो वो इन्फाइनाइट तक देख सकता है। और याद रखिएगा, सबसे नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट मतलब सबसे सामने वाला जो वो अच्छे से देख सकता है उसको हम लोग क्या कितना बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर। तो दूर तक इन्फिनिटी, सामने तक 25 सेंटीमीटर। नेत्रक गोलक का 2.3 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा आंख का जो कलर होता है, किसी का आप देखोगे भूरा होगा, किसी का अलग ही ब्लू भी हो जाता है, ठीक है। तो कौन डिसाइड करता है आंख का कलर, तो परितारिका, जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। और याद रखना कि आंख के अंदर कितना लाइट जाएगा उसको कौन कंट्रोल करता है, तो वो भी आइरिस करता है। बट आइरिस किसके थ्रू करता है, तो याद रखिएगा आइरिस जो करता है वो पुतली के थ्रू, प्यूपिल के थ्रू, क्योंकि आंख में जब अंदर जब लाइट जाता है वो प्यूपिल के थ्रू करता है। और प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, तो आपका परितारिका। तो आंख में कितना लाइट जाएगा कौन कंट्रोल करेगा, आइरिस करेगा, याद रखना।
जो लाइट का जो तीव्रता होता है उसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है। और याद रखना एबिलिटी टू चेंज द कर्वेचर आँख का जो कर्वेचर होता है उसको चेंज करने का जो क्षमता होता है उसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, संयोजन की शक्ति। और बुढ़ापे में यही कम हो जाता है। इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और बस एक बार इमेज फॉर्मेशन वाला पढ़ लेना है आपको। क्या इमेज वाला फॉर्मेशन, लेंस में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है इसमें जो इमेज है, प्रतिबिंब है, ठीक है, सबसे बड़ा कब फॉर्म होगा, कब होगा, जब F1 और 2F1 के बीच में होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कब, ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस में कब जो होगा इमेज जो होगा सेम साइज का होगा ऑब्जेक्ट का, मतलब वस्तु का और प्रतिबिंब का सेम साइज होगा। कब, जब ऑब्जेक्ट जो होगा 2F1 पे होगा तो इमेज जो बनेगा 2F2 पे बनेगा, ठीक है, 2F2 पे बनेगा तो सेम साइज होगा। याद रखना ये दोनों क्वेश्चन। सबसे बड़ा कब बनेगा, जब F1 और 2F1 के बीच में होगा, और सेम साइज का कब बनेगा, जब 2F1 के ऊपर होगा। ठीक है, याद रहेगा ये सब चीज़। चलिए, ये सब चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ये श्योर सिलेक्शन बैच लिंक नीचे है, जिनको PDF चाहिए वो ले सकते हैं। बाकी आप देख लो, अभी अंत समय है तो वो भी काफ़ी है, ठीक है। सिर्फ PDF जिनको चाहिए वो भी ले सकते हैं, उनमें सब PDF डाला गया सब्जेक्ट वाइज 75 टॉपिक का। आप 75 टॉपिक उसमें से निकाल के पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आपका डाला हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ है, सौर मंडल से आएगा एकदम, वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक ही टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका यही, ठीक है। और जो होगा हम बता देंगे। अब देखो यहाँ पूछा है और हमने यही इसी में लिख दिया है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। देखिए सबसे पहले कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबको पता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है आपका बृहस्पति, जुपिटर। और सबसे छोटा कौन सा है, वो है आपका मरकरी। क्या मैंने बोला, सबसे बड़ा कौन है आपका जुपिटर, और सबसे छोटा कौन है आपका मरकरी। याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैनामाइट किसका सैटेलाइट है, किसका मून भी बोल सकते हैं, इसको सैटेलाइट भी बोल सकते हैं, तो बृहस्पति का। टाइटन किसका सैटेलाइट है, तो सैटर्न का। टाइटन किसका है, तो आपका सैटर्न का। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है जो धरती से हमें दिखता है, तो उसको बोलते हैं डॉग स्टार या साइरस बोलते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे नज़दीक तारा कौन है आपका धरती का, तो वो है आपका सन। पर अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि सन को छोड़ के सबसे नज़दीक तारा कौन है, तो वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, तो केपलर ने दिया था। और याद रखिएगा किसने बताया था सबसे पहले कि जो जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, वो सन के चारों ओर घूमते हैं, तो वो कोपरनिकस ने बनाया था। तो ये याद रखना, केपलर और कोपरनिकस के बारे में, ठीक है। 5वीं शताब्दी में सबसे बड़ा महाजनपद कौन था, तो मगध था। मगध का प्रारंभिक राजधानी राजगीर, और आगे चल के उदयन ने किसको बनाया था, पाटलिपुत्र को बनाया था। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करता है, मैंने आपको बताया था लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, 93 में बताया गया है। पॉलिटी का सिर्फ 2 वीडियो दिया गया, आप जाके बस उतना देख लेता, काम तमाम, ठीक है। देख लेना, फोल्डर बना हुआ है नीचे बिहार पुलिस क्लास का। अब देखो लोकसभा अध्यक्ष चुना कौन चुनता है, तो लोकसभा का सदस्य ही चुनता है। इसको हटाता भी कौन है, तो लोकसभा का सदस्य ही हटाता है। लोकसभा का स्पीकर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लोकसभा का स्पीकर का हम लोग बात करें, ठीक है, तो जो MP इलेक्ट होके आते हैं, जितने भी न्यू MP इलेक्ट होके आएंगे, उसी में से किसी को एक को क्या होता है, लोकसभा का स्पीकर बना दिया जाता है अनुच्छेद 93 में। केवल लोकसभा के पास क्या क्या पावर है, तो केवल लोकसभा सदस्य द्वारा निर्वाचित और हटाया जाता है, ये मैंने बता दिया। याद रखिएगा जो संयुक्त अधिवेशन है, ज्वाइंट सीटिंग है, उसका चेयरमैन कौन बनता है, तो यही बनता है। दूसरा, इसके पास एक पावर होता है, पूछा जाता है कि धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये यही करता है। याद रखिएगा। और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो GV मावलंकर थे। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी आपके नए MP चुन के आते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो आपका प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट। बस इतना ही आएगा, आप इजीली करके आओगे, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही रखता है, ठीक है। बाकी आगे चल के लॉन्ग क्लासेस लिया जाएगा, बस आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ना ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे है ना आगे आएगा। अगर आपने ये चीज़ कर लिया, ठीक है, हमको वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। पढ़ाने के लिए बहुत चीज़ें हमारे पास भी, बट हम वो पढ़ा रहे हैं अभी जो आपके एग्जाम में आएगा। जैसे ब्रेन से पूछा गया तो पूरा ब्रेन को इधर ही क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट बस इतना होना चाहिए। ये फोल्डर जो बना हुआ है आप हर किसी के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, आपके जो भी सगे संबंधी है, ताकि उनको भी बेनिफिट हो और सही जगह वो चीज़ें देख पाए। सो थैंक यू सो मच, अपना प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा।